स्टार्ट करें, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना एसिड रेन। एसिड रेन भी दरअसल में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से होने वाली दरअसल में इंसिडेंट है या घटना है। अच्छे से देख लो। अच्छा बताओ, एसिड रेन टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन सबसे टॉप में लिखा है, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब दिस टर्म एंड यूज दिस टर्म। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेंशन कर लो, अम्ल वर्षा शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। Acid rain term was given by Robert Angus Smith. रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। आगे चले। अब एसिड रेन से होगा क्या, देख लो एकदम सिंपल तरीके से। पहले समझ लो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है एसिड रेन जो है वो इन कंट्री की सबसे मेजर प्रॉब्लम है एट अ करंट टाइम पे। इन देशों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बताओ किसे कहते हैं विकसित देश? एक आध एग्जाम्पल या एक आध ऐसा कोई पैरामीटर जिसके बेसिस पे यह डिसाइड हो, इकोनॉमी ज्यादा हो, जीडीपी ज्यादा हो, ये सब इकोनॉमिक्स में ठीक है। अगर हम बात करें साइंस में, तो जिन कंट्रीज के पास इनका नंबर ज्यादा है निश्चित रूप में वो विकसित देश होंगे। जिन कंट्री के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा है, व्हीकल नंबर ज्यादा है जिनके पास, वो होंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इंडस्ट्रियों से, अच्छा इंडस्ट्रियों में क्या होता है आपने सुना होगा, रॉ मटेरियल जो है वो ओरिजिनल या रियल मटेरियल में कन्वर्ट होता है। जैसे गन्ने से क्या बन जाएगी? चीनी बन जाएगी। तो वो साइट जहां पर रॉ मटेरियल ओरिजिनल मटेरियल में कन्वर्ट होता है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में जब रॉ मटेरियल के साथ में हम कारस्तानी करते हैं तो निश्चित रूप में आप मेरे को बताओ कि रॉ मटेरियल बर्न होगा तो इंडस्ट्रियों में से जो ये निकलेगा, कौन सी चीज निकलेगा? जो धुआं निकलेगा उसमें कौन सी गैस जो होगी सबसे मैक्सिमम होगी। तो बस आपको मेन चीज जो याद रखनी है, ये सोर्स हो गया, इसको हम स्रोत बोलेंगे इंडस्ट्री को। और ये धुआं जो है डायरेक्ट निकल रहा है। और बताओ इस धुएं में कौन सी गैस है? अब आप मुझे बताओ कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है अगर सोर्स से डायरेक्ट निकलता है तो? प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। तो क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं? जरा अच्छे से देख लो क्योंकि यही क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक एयर पॉल्यूटेंट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक वायु प्रदूषक, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड कहां मिलेगी? एटमॉस्फेयर में। सल्फर डाइऑक्साइड अच्छे से देखो किससे निकला? इंडस्ट्री से। ये कौन से साधन है? व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। निश्चित रूप में इनके साइलेंसर से डायरेक्ट क्या निकला? धुआं निकला। उस धुआं में बताओ कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सोर्स से डायरेक्ट निकल रहे हैं। मतलब क्या ये वर्ड हम इधर भी काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। याद रहेगा? क्वेश्चन हमारा हो चुका। ये दोनों के दोनों जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये दोनों के दोनों जो प्रदूषक होते हैं, ये काफी लाइट वेट होते हैं, काफी हल्के होते हैं। तो बताओ नीचे आएंगे कि सीधे ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे तो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में इनको मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर मिलेगा मतलब वाटर मिलेगा। और मॉइस्चर और वाटर से ही दरअसल में ये जो चीज है, कौन सी चीज एक बार फिर से बता दो? कंबाइन होंगे और एक एसिड फॉर्म करेंगे। कौन सा एसिड है? इसी को आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बोला जा रहा है। H2SO4 का साइंटिफिक नेम है ऑयल ऑफ विट्रियल। तो सल्फर डाइऑक्साइड
नमी से या मॉइस्चर से कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यही पॉइंट है एसिड रेन का मेन पॉइंट। मतलब एसिड रेन के लिए बताओ कौन सा पॉल्यूटेंट्स या कौन सी गैस मेन है? एसिड रेन के लिए कौन सा एसिड मेन है? लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रुप में पूछा जाए कि एसिड रेन के लिए कौन से पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में एक और कौन सी चीज होगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निकलते हैं, ये भी लाइट वेट होते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, नमी मतलब मॉइस्चर या वाटर से कंबाइन होंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में कौन से एसिड रिस्पॉन्सिबल है, तो बताओ क्या आंसर होगा? H2SO4 मेजर इंग्रेडिएंट हो जाएगा, HNO3 सेकेंडरी हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए एसिड रेन में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। बताया था ये चीज, क्रैकिंग गैस। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निकला गया एयर पॉल्यूटेंट। तो ये है राम कहानी। डायग्राम बनाना आना नहीं है कि बना रहे हो? अच्छा, ये स्टेटमेंट लिख लो बस। देखो पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये लिखना है, जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है, क्या है? एसिड रेन का कारण बताओ क्या है? प्राथमिक वायु प्रदूषक, द्वितीयक वायु प्रदूषक, तृतीयक वायु प्रदूषक, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आपसे पूछेंगे वही ट्रेडिशनल पुराना डोमेस्टिक क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी गैस हो जाएगी? देख लो अच्छे से, सल्फर डाइऑक्साइड। किस सेक्टर से रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड सबसे मैक्सिमम? इंडस्ट्रीज। उसका रीजन है कि इंडस्ट्रीज में कोल बर्न होता है, और मैंने आपको समझाया था कि कोल में पहले नंबर पर सल्फर बर्न होगा, देन सेकंड नंबर पर कार्बन बर्न होगा। तो सल्फर बर्न होगा, इसका मतलब है कौन सी गैस पहले रिलीज होगी? SO2। उसके बाद में CO भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है। मतलब अगर कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिली तो CO, और कंप्लीट मिल गई तो CO2। इंडस्ट्री सेक्टर में कोयले के बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड और CO और CO2 रिलीज होती है मैक्सिमम। अब आप जल्दी से बता दो एसिड रेन के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये दोनों के दोनों मेन क्वेश्चन। अब इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि एसिड रेन का कारण कौन सा मेन एसिड है, कौन सा प्रमुख अम्ल है, कौन सा प्रमुख अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से बताओ इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वो आप याद जरूर रखना, लेकिन ये वर्ड आजकल बहुत कॉमन चल रहा। देखो अच्छे से, ये वाला वर्ड कौन सा है? ऑयल ऑफ विट्रियल। इसके बाद नाइट्रिक एसिड के बारे में तो आप जानते ही हो, HNO3। मेन ये स्टेटमेंट है जो आपको लिखने हैं। हाँ, किसके बारे में? एसिड रेन के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यदि पूछा जाए एसिड रेन के लिए कौन सा एसिड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल। आगे चले। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ये तो मेरे को पता है। किसने कहा था?
एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को, वो पता है, बताओ किसने कहा था ये स्टेटमेंट? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। चलो आगे चलते। अरे मेरे को भी नहीं पता ना, लिखो नोट जल्दी से। कौन सी दो मेजर गैसों के बारे में बात कर रहे हैं? हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, अच्छे से समझना। बताओ ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं? अरे भाई, ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आते हैं उनको कैप्चर करती हैं। बेसिक बिल्कुल हिला के रखे हो सब। और 10th 12th की मार्कशीटों में सब 90 प्लस हो गए या 80 प्लस हो गए। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं। लेकिन आप अच्छे से देख लो, इंफ्रारेड रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब नहीं करता है? इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है क्वेश्चन, याद रखना। अब जो गैस ग्रीन हाउस गैस इसमें कंसीडर नहीं होती है वो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होने के लिए ही किसी गैस का इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना मस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बताओ, यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन अवशोषित नहीं कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड, तो किस फिनोमेना में वो टेक पार्ट नहीं लेगी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है या ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्लाइमेट चेंज में भी बताओ कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ओजोन होल। क्या सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन में होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है? बिल्कुल नहीं, मतलब नो रोल इन ओजोन डिप्लेशन। अच्छे से देख लेना, ये सब ट्रेंडिंग है एकदम। जो चीज नोट में लिखाते हैं वो सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप मेरे को बताओ आराम से कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी प्रॉब्लम कॉज करती है? एसिड रेन। एसिड रेन में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, रोल इन एसिड रेन, जो आपको पता है। याद रहेगा ये चीज? अब ध्यान से सुनना, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये फायदे का सौदा है, मतलब पॉजिटिव एडवांटेज भी है इनका, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। और नेगेटिव एडवांटेज पूरी दुनिया देख रही है। पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि आपकी अर्थ में एटलीस्ट कितना टेम्परेचर होता है जिस वजह से सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर के कारण अपनी लाइफ एक्सेस कर पाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर 25 और होल ग्लोब का टेम्परेचर 15 to 17 डिग्री, ये टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, हमको विटामिन डी मिल पाएगा। इसको कहते हैं, आपने 7th क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा इसको पढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब टेम्परेचर का फेवरेबल होना लिविंग के लिए, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरा जल्दी से बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस? ठीक है, मैं समझ गया। अब आप थोड़ा सीक्वेंस देखना जो मैं बता रहा हूं। नंबर 1 पे है वाटर वेपर, नंबर 1 पर है जलवाष्प, नंबर 1 पर जलवाष्प, लेकिन ये नेचर की ओर से नंबर 1 फैक्टर है। ग्रीन हाउस गैसेस में नंबर 1 पर जलवाष्प होगी, लेकिन ये नेचर की ओर से। मैन मेड की बात करें, हम ह्यूमंस कौन सी ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पर अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं? तो ये है CO2। अब आपको जलवाष्प या वाटर वेपर याद तो रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस में नंबर 1 यही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैन मेड में कौन आ जाएगा? CO2।
तो आपको जरूर याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे प्रमुख है, तो ये दो में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा और पहले आपको उसी को टिक करना। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखना, CO2 से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करती है वो जलवाष्प है। ये सब एनवायरमेंट में आपको सिखाएंगे सर। CO2 के बाद कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल है? अच्छे से देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो मैं सीधे सीधे इसको NOx लिख दे रहा हूं, ये सेकंड नंबर पे। ये तो जो गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होगी, अच्छे से देख लो, क्या वही गैस ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करेगी? 100%। जो ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करेगी वही किस में रोल प्ले करेगी? क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस भी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि हमने देखा। अच्छा, और कोई बता सकता है और कौन कौन सी गैस होंगी? तीसरे नंबर पर कौन है ग्रीन हाउस गैस में? नहीं मेरे भाई, पहले ये मेंशन करना हमको, मीथेन। याद रहेगा। अब उसके बाद जो आप बोल रहे हो नंबर 4 पर CFC, ये जितने भी आपने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सभी ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस से पॉजिटिव एडवांटेज क्या मिलता है आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके कारण लाइफ सस्टेन होती है। लेकिन यदि इन ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर ज्यादा हो जाए, तो ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर यदि ज्यादा हो जाएगा तो सन से आने वाले ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करेंगी, और जितना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन कैप्चर करेंगी ग्रीन हाउस गैस, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तपन, ये चीज। और ग्लोबल वार्मिंग से ही नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है जो बेहतर है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो ड्रॉबैक है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो जितनी भी ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखना ये सभी की सभी ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करेंगी और क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो चीज मेरे को आपको समझानी है ये बहुत अच्छे से समझ लो। बताओ ओजोन गैस कहां पर है या ओजोन लेयर कहां पर है? एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को जो ब्रेक कर रही है वो कौन है? ये आपको बहुत अच्छे से रटा है। CFC को कहते हैं CF2CF2, CFC को ही कहते हैं फ्रियोन। अरे हाँ या ना? सबसे पहले ओजोन लेयर को जिसने ब्रेक किया था वो ये है। सबसे पहले ओजोन को जिसने ब्रेक किया था 1974 में, जोसेफ फोरमैन ने बताया था कि सुपरसोनिक जेट विमान के कारण ओजोन लेयर की धज्जियां उड़ रही हैं, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए ये स्टेटमेंट देखो अच्छे से, ये स्टूडेंट को इसमें भारी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी गैस ओजोन होल में मेन रोल प्ले करती है, तो लोग समझते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। अरे भाई वही तो सबसे पहली गैस थी जिसने ओजोन में होल होता है ये हमको बताया था जोसेफ फोरमैन ने, और वो भी सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलती है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है। पूरी दुनिया जानती है कि एसिड रेन में कौन सी दो इंपॉर्टेंट गैसें हैं? SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चन चलते हैं आजकल। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करेगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। याद रहेगा ये चीज? आगे चलें। बिल्कुल लिखना, ड्रॉबैक ऑफ एसिड रेन। ईयर है 1974 जब फर्स्ट टाइम ये बताया गया। अच्छा जल्दी से बताओ ताजमहल किसने बनाया? कई बार बताया ये चीज। शाहजहां। रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दोगे कि? हाँ कई बार बताया, लेकिन फिर भी ईसा खां पर्सिया डिजाइनर था। एग्जैक्टली ये डिजाइनर हैं। और जो आर्किटेक्चर है, अच्छा आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है?
डिजाइनर को आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसी का स्टेटमेंट है 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया, इनका स्टेटमेंट है, तब हमको पता चलता है। इन्होंने ड्रॉ किया था, नक्शा बनाया था, इंजीनियर बोल सकते हैं ईसा खां पर्सिया को, और इनको मिस्त्री बोल सकते हैं। याद रहेगा ये चीज? तो अगर हम बोलें कि डिजाइन किसने तैयार किया था, ये वर्ड आप याद रखना, यही क्वेश्चन है। आप कोई आपसे बोले कि ताजमहल के बारे में कुछ बताओ, तो यहां से शुरू करना कि डिजाइन तैयार किया ईसा खां पर्सिया ने, जो फारस से आए थे। फारस को ईरान बोला जाता था, मतलब पर्सिया, याद रखना ये चीज। और फिर रियल में जिसने एक एक ईंट बनाई या उसको बेहतर तरीके से उसको तैयार किया, वो है ये उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल में कौन सा अच्छा ताजमहल किससे बना? संगमरमर बोले तो संगमरमर बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री में बिल्कुल सही, CaCO3। और ताजमहल जो है कहां पर था? यह ताजमहल कहां पर है अभी? आगरा। वहीं पर एक रिफाइनरी थी जिसको कहते हैं मथुरा रिफाइनरी, मथुरा तेल सोधा कारखाना था। वो क्रूड ऑयल आता था और उसका प्यूरिफिकेशन होता था। तो बताओ, वो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री से कौन सी गैस रिलीज होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और मथुरा के बीच में बना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आजू बाजू चलेगा, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मतलब सीधे सीधे बताओ कि ताजमहल के ऊपर कौन कौन सी गैसें मिलेंगी और एसिड बनेगा फाइनल में? H2SO4 और HNO3। और यही H2SO4 और HNO3 सफेद संगमरमर जो मकराना से आया था, आपने सुना होगा, मकरान या मकराना से, तो एकदम वाइट था। लेकिन आज के समय पे आप देखो इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है और थोड़ा सा ये डिग्रेड भी होता चल रहा है। इसी को कहते हैं मार्बल कैंसर। अच्छे से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड रेन का इफेक्ट यदि संगमरमर पर या ताजमहल पर पड़ता है, जो कि एक इमारत है, तो निश्चित रूप में इसको हम मार्बल कैंसर कहते हैं, या कलर चेंज इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, PM हो गया, उनकी मूर्तियां काहे से बनती हैं? संगमरमर से बनती हैं। तो एसिड के कारण यदि मूर्तियां इस तरह से छत विछत हो जाएं, इसी को कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। अगर मूर्तियां इस तरह से अफेक्टेड हो तो स्टोन लेप्रोसी, और यदि कलर चेंज हो रहा है तो मार्बल कैंसर। दो स्टेटमेंट जरूर अच्छे से मेंशन कर लेना। आपसे पूछा जाएगा एसिड रेन में मार्बल कैंसर क्या है, तो ताजमहल का कलर चेंज होना, ये है मार्बल कैंसर। यदि आपसे पूछा जाए स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो स्टोन लेप्रोसी में जो मेन वर्ड है वो है स्टैचू, या जिन्हीं को अपन ये भी बोलते हैं, देखो जरा, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन इसको, या एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये चीज। तो स्टैचू यदि चेंज हो रहे हैं या स्टैचू डिग्रेड हो रहे हैं, तो अपन इसको स्टोन लेप्रोसी बोलेंगे। जैसे लेप्रोसी क्या होता है, जल्दी से बता दो। कोढ़ किससे होने वाली डिसीज है? भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा तब निकलेगा प्री। कम से कम कोई तो बोलो कि लेप्रोसी को हैंसन डिसीज कहते हैं, आजकल ये बहुत चल रहा है प्रीलिम्स में। लेप्रोसी को हैंसन डिसीज कहते हैं। और जब लेप्रोसी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो स्किन जो है सबसे पहले क्या होती है, गलती है, या उस जगह की स्किन सबसे पहले निकलती है। बिल्कुल इसी तरह से एसिड रेन जैसे ही संगमरमर की मूर्ति के ऊपर पड़ता है, तो याद रखना प्रेसिपिटेट बन जाता है, CaCO3 दरअसल में एसिड रेन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता है, इसलिए वो जगह दरअसल में क्या हो जाती है, इस तरह से डिग्रेड हो जाती है। बताओ कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन फिनोमेना के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दो स्टेटमेंट अच्छे से मेंशन कर लेना, स्टोन लेप्रोसी और मार्बल कैंसर।
और है क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ताजमहल पहले कहां बनना था? एमपी के बुरहानपुर में, याद रखना ये चीज भी। आगे चले, हेडिंग डालना ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन लेयर डिग्रेडेशन। ये सब बेसिक है, आपने पढ़ा होगा, बस थोड़ी सा लेवल क्या कर दिया है आजकल क्वेश्चन का, हाँ इसी वजह से थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करा रहा और कुछ नहीं, अदरवाइज ये सब आप मेरे से बेहतर जानते हो। अब जैसे ये चीज बताओ, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। एटमॉस्फेयर किससे ड्रॉ होता है, यहां ये समझने की जरूरत है। एटमॉस्फेयर ड्रॉ होता है 5 लेयर से। कितनी लेयर से? अब मेरे को आप एक सिंपल सी चीज बता दो, क्योंकि मुझे ये जो डायग्राम बना रहा ना इसको जरूर बना लेना, हालांकि जियोग्राफी में सर आपको और डिटेल से बताएंगे, और साइंस का डाटा, स्पेशली एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है साइंस में, और जियोग्राफी के डाटा में थोड़ी सा वेरिएशन होता है, तो उसको आप परेशान मत होना। साइंस में ये जो डाटा बता रहा है इसी पे काम चलेगा, ठीक है, लेकिन जियोग्राफी में आप थोड़ा अलग पढ़ोगे, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। तो ये अर्थ हो गया। हम लोग कहां रहते हैं? अर्थ की सरफेस पर। अरे घरों में रहते हो, मेरे को ही मालूम है भाई, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो सबसे पहले जब हम इस रेंज में पहुंचते हैं, और ये किलोमीटर में चलेगा, कितनी रेंज में? तो सबसे पहला एटमॉस्फेयर की लेयर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर अबव के बीच का एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोले हैं? क्षोभ मंडल। अब जरा जल्दी से बताओ, सारी क्लाइमेटिक एक्टिविटी, सीजनल एक्टिविटी कहां होती है? वर्षा कहां होती है? बाढ़, भूकंप, ये सब कहां आते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर कौन सी होती है? पूरी कहानी इसी पर है। एटमॉस्फेयर की जो सेकेंड लेयर है, पहले मैं आपको बता दूं, वो इतने पे एंड होगी। कितने पे एंड होगी? अब आप मुझे सीधा सीधा बताओ कि 18 से लेकर 15 के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी मीडियम वाले समताप मंडल बाद में लिखना, पहले ये वर्ड लिख लेना, स्ट्रेटोस्फीयर। स्पेलिंग गलत होंगी, आप तो भावनाएं समझना, हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बता देना जरा कि समताप मंडल की रेंज कितनी है? 18 से 15। अब जो मैं बना रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। बताओ 18 से 20 किलोमीटर के बीच की जो रेंज होगी ये किसके अंदर आएगी? अच्छे से देखो फिर आंसर करो। यूपीपीसीएस पे बता रहा है, इसलिए 101% स्ट्रेटोस्फीयर कंसीडर करेंगे। जियोग्राफी में यही दिक्कत है, वो 20 बोल देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर एकदम साफ है, 0 से लेके 18 ट्रोपोस्फीयर, और 18 से 20 की बात करें, क्योंकि 18 से लेकर 50 के बीच का पूरा एरिया स्ट्रेटोस्फीयर, तो 18 to 20 क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में आएगा। और यहीं पर जो आपने शायद सुना भी होगा, वो जेट जो होते हैं, कौन से जेट? जिनकी चलने की स्पीड साउंड की स्पीड से थोड़ी तेज होती है, उनको शायद आप लोग सुपरसोनिक जेट बोलते हो। तो सुपरसोनिक जेट भी दरअसल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुए तो इनके अंदर डीजल या पेट्रोल बर्न होगा। डीजल पेट्रोल बर्न होगा तो निश्चित रूप में जो धुआं निकलेगा, जल्दी से बताओ मुद्दे की चीज, उस धुएं में क्या होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब जल्दी से बताना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड लाइट वेट होते हैं, तो नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऑब्वियसली सी बात है। और अब पूरी कहानी यहीं पर रखी है। तो अब आप जरा जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वायुयान उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां किस एटमॉस्फेयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। मतलब सुपरसोनिक जेट उड़ना इज इक्वल्स टू स्ट्रेटोस्फीयर। अब पूरी कहानी ये 20 से लेकर 35 के बीच में है। मतलब जल्दी से बताओ कितने किलोमीटर? 20 से 35 मतलब कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। यही दरअसल में 20 से लेकर 35 के बीच का जो एरिया है, यही होती है वो लेयर
जो आपके यूवी रेडिएशन से आपको बचाती है। मतलब कौन सी लेयर? कहने का मतलब है कि ओजोन लेयर, अच्छे से सुन लेना, ये सुनने वाली चीज है। ओजोन लेयर जो है ये पूरे 18 से लेके 20 के बीच में मिलेगी तुमको, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस, सबसे ज्यादा घनी होगी 20 to 35 में। मतलब मोटाई सबसे ज्यादा घनी कितने किलोमीटर के रेंज में होगी? और इसी को डॉप्सन यूनिट में कंसीडर करते हैं। ओजोन परत की मोटाई को ओजोन परत की मोटाई को बताओ किस यूनिट में कंसीडर करते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटाई को क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हालांकि ये चीज अभी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुन लो, काम आएगी आपके। आइडियल जो होती है ओजोन परत की मोटाई वो होती है 320 डॉप्सन। मतलब जब ओजोन के मॉलिक्यूल पूरी तरह से फुलफिल होंगे तो 320 डॉप्सन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब आप मुझे एक बात बता दो, ओजोन में होल होना किसे कहते हैं, या ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं? एग्जैक्टली, लेयर का पतला होना। तो लेयर का पतला होना में कब से हम ओजोन डिप्लेटिंग मान लेंगे या ओजोन होल मान लेंगे? जब ओजोन लेयर की मोटाई इतनी होने लगे, या जब ओजोन की मोटाई इतनी हो जाए 220 डॉप्सन, तो हम मान लेंगे कि भाई ओजोन की लेयर पतली हो गई है और ओजोन में छेद शुरू हो गया है। ओजोन में छेद का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है इस तरह से कि ओजोन में इस तरह से दरअसल में होल बन जाएगा ना। ओजोन लेयर दरअसल में क्या होती जाए, उसकी जो मोटाई है वो लगातार क्या होती जाए, कम होती जाए। ये है दरअसल में ओजोन डिग्रेडेशन। ये सब आपको जियोग्राफी में सर पढ़ाएंगे विद डिटेल से। अब जो मुझे पढ़ाना है साइंस में वो सिर्फ इतना है, अच्छे से देख लो। बताओ, ये बात कर रहा हूं मैं 1974 की, और 1974 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ फोरमैन। आगे वाली स्लाइड में सब लिखा है, परेशान मत हो। तो जोसेफ फोरमैन जो पर्सन है, ये 1974 में बता रहे हैं कि ये जो विमान है, जल्दी से बताओ कौन सी चीज है ये? सुपरसोनिक जेट। और सुपरसोनिक जेट से कौन सा पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहे हैं। तो बताओ, ओजोन लेयर यदि ब्रेक होगी, कैसे ब्रेक होगी? O3 जो है वो O2 प्लस एटॉमिक O2, जिसको हिंदी में नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, उसमें ब्रेक होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ये बात सबसे पहले 1974 में जोसेफ फोरमैन ने बताई थी। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, किस ईयर में, किस जेट के जरिए ओजोन डिग्रेडेशन का फर्स्ट केस ऑब्जर्व हुआ? तो 1974 आपको याद हो गया होगा, सुपरसोनिक जेट विमान भी आपको याद हो गया होगा, और सबसे पहला मामला, क्योंकि सबसे पहला मामला क्यों, जरा जल्दी से बताना, दूसरा पॉइंट देखना। ओजोन लेयर डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या था? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट मेंशन करने हैं आपको, इनको जरूर लिखना है और जितना जल्दी हो सके। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आज के समय पे सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को कौन ब्रेक कर रहा है, तो क्या आज नाइट्रोजन के ऑक्साइड नंबर 1 पे कि CFC है? अब तो CFC जरा जल्दी से बता दो, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये जरूर आपको याद रखना है। और फ्रियोन का ही फार्मूला है CF2Cl2। अब ये तो आपसे बन जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी को शॉर्ट में कह देते हैं CFC। इसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को कहते हैं CFC। अब जरा जल्दी से बता दो, ये CFC जो ओजोन होल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सबसे बड़ा कारण। देखो, सबसे बड़ा कारण कौन है? CFC। और सबसे पहला कारक कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जरूर याद रखने। मेरा सवाल ये है कि ये CFC कहां होती है? जैसे सुपरसोनिक जेट विमान से निकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कंफर्म हो गया, ये CFC कहां होगी? अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये मैं साइड में बना दे रहा हूं, पहले इसको समझ लो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है। जो फ्रिज होते हैं,
जिनको आप लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं। जेम्स हैरिसन वॉज द डिस्कवरर, एसएससी सीजीएल 2014। जेम्स हैरिसन वॉज द डिस्कवरर किसके? फ्रिज के। और फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर को बनाने में उन्होंने 2 तरह की गैस लेने के लिए बोला था। क्वेश्चन यहीं से आजकल प्रमोट हो रहे हैं। उनमें से पहली गैस आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्रिजों में, अच्छा फ्रिजों का मेन पर्पस क्या है, फ्रिजों का मेन एम क्या है? फूड मटेरियल प्रोलॉन्ग टाइम तक सेव रहे, उसके लिए हमको फ्रिज के अंदर चाहिए टेम्परेचर वो भी काफी कम, तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही ये मेंटेन करके देती है फ्रिज को। मतलब कहने का है, जो अभी स्टेटमेंट अपन यूज करेंगे ये आपको याद रखना है, सीएफसी एज अ कूलिंग एजेंट फंक्शन परफॉर्म करती है रेफ्रिजरेटर में। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशीतक, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग एजेंट। तो सीएफसी एक्ट एज अ कूलिंग एजेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? दवाई के गिलास में। फ्रिज में अच्छे से देख लेना, फ्रिज में पहली गैस जो हमने डाली उसे हम कहते हैं सीएफसी, वो कूलिंग एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रिज में एक और गैस होती है, यदि आप कहते हैं अमोनिया तो आपने एकदम गलत स्टेटमेंट यूज किया। फ्रिज में अमोनिया नहीं होती, फ्रिज में होती है लिक्विड अमोनिया। कौन सी चीज होती है? और यही लिक्विड अमोनिया वो बनाती है जो आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं जब आप दवाई लेके आते हैं अपनी, मतलब आइस क्यूब। तो आइस क्यूब का मतलब होता है कि वाटर यदि लिक्विड है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? सॉलिड में। मतलब सीधे सीधे आइस फॉर्मेशन लिखना है और कुछ नहीं, आइस क्यूब फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है कि फ्रिजों में लिक्विड अमोनिया का फंक्शन क्या है, और सब टिक करके आ रहे हैं एंड क्या बोलते हैं? कूलिंग एजेंट, प्रशीतक। जबकि आइस क्यूब फॉर्मेशन, बर्फ बनाना मेन मकसद है। मतलब जो फ्रीजर होता है उसमें लिक्विड अमोनिया ही होती है। हाँ? एक बार फिर से बता दो जल्दी से, ओजोन होल के बारे में किसने बताया? जोसेफ फोरमैन ने। किस सन में बताया था? ठीक है, आगे चले। सबसे पहले ओजोन होल के कारण कौन सी गैस समझ में आई थी जो ओजोन होल को डिप्लीट कर रही थी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कहां से निकल रही थी? किस ईयर में ये बात बताई? जैसे ही 1974 में, अच्छे सुनना, ये यूपी पीसीएस पे पहुंच गए पूरा। 1974 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, ये बीच बीच में पटर पटर नहीं, वो चालू है। अगर शकल देख ली अगर, तो याद रखना दोबारा जिंदगी में बैठ नहीं पाओगे। इधर वही बैठे जिसको नॉलेज या थोड़ी बहुत खाली हो जो वो बैठे इधर, जिसको लगता है कि थोड़ी बहुत भी हम भरे हुए हैं या जिसको लगता है कि हमको आता है, आप बिल्कुल बाहर रहें। जरूरत 1% नहीं है। सिंपल सीधे सरल स्टूडेंट की इधर जरूरत है। जिनको लगता है होशियारी भरी है घर में दिखाइए, क्योंकि आप वहीं की प्रॉपर्टी है, इधर नहीं। इधर सिर्फ पढ़ने लिखने वाले हैं, दूसरी जमात को डिस्टर्ब ना करें। पटर पटर नहीं, अभी हम जाके देखेंगे एक बार। और कल से बिल्कुल घुसना नहीं, अगर मान लो दिखा तो। टेलर ज्यादा हो गया यार। कहां थे अपन? तो 1974 में किसने बताया था? किस देश का साइंटिस्ट है? जरूर मेंशन कर लेना। उन्होंने जब ये चीज अपनी गवर्नमेंट को बताई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को जब पेपरों में दिया तो यूएसए का एक लेडी है या यूएसए का एक पर्सन, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को नेम एकदम श्योर एंड क्लियर है, मारिया मोलिना। मारिया मोलिना ने भी इस बात को अगले साल 1975 में क्लियर किया कि हाँ, ओजोन होल के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन होल के डिस्कवरर कौन है, और अगर ये ऑप्शन में ना हो, तो 101% आप ये मानना कि मारिया मोलिना ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, और ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं। ये पर्सन ने भी जब बोला कि ओजोन में होल है, तो यूएसए गवर्नमेंट ने इस बात को
क्लियर नहीं किया। इसके बाद एक सैटेलाइट छोड़ा गया, द नेम इज निम्बस। निम्बस सैटेलाइट से अंटार्कटिका के ऊपर दरअसल में जब ओजोन होल को देखा गया, तब ये चीज पूरी दुनिया ने मानी कि हाँ सच में ओजोन जो होल है वो हो चुका है। और ये बात की राइटली जो पुष्टि की थी वो एक सैटेलाइट ने की थी, द नेम इज निम्बस, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में कंसीडर होता है। एक बार फिर से बताना, पहला पर्सन कौन है जिसने ओजोन होल की पुष्टि करी? यदि वो ऑप्शन में ना दे तो यूएसए का कौन सा साइंटिस्ट देगा? कौन से सैटेलाइट ने भी ये चीज ठीक है। अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। बताओ ओजोन होल किस महाद्वीप में है, या किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसा रीजन है? ठीक है, वहां कौन रहेगा? कुछ आदिवासी रहते हैं, वो बर्फ के घर बना के, जिसको इग्लू कहते हैं, और उनके अंदर जो जनजाति होती है ट्राइबल एरियाज वाले, शायद एस्कीमो बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज? अब अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं। ओजोन लेयर को हार्म करने के लिए, या ओजोन लेयर जो हार्म हो रही है, इस तरह की बात पूरी दुनिया को बताने के लिए जोसेफ फोरमैन ने, अच्छे से सुनना, जोसेफ फोरमैन ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को आधिकारिक रूप से पूरी रिपोर्ट सबमिट करके बताया, इस ईयर में पूरी रिपोर्ट के साथ। किस ईयर में बताया? इसी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने तत्काल आनन फानन में ये वाला कन्वेक्शन बुलाया, वियना प्रोटोकॉल। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को बता दो, वियना प्रोटोकॉल कब आया, किस लिए आया था? ओजोन को क्या करने के लिए, किससे? सिर्फ कुछ ही देशों को यह पता था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सीएफसी दरअसल में हार्म करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन, यूएसए और कुछ देशों को पता था। ज्यादातर देश इधर पिकनिक मनाने आए थे, बस उनको ज्यादातर लेक्चर में ये समझ में आ रहा था कि हाँ कोई लेयर है ओजोन, वो यूवी रेडिएशन से बचाव करती है, इसलिए अर्थ का अम्ब्रेला कहलाती है और हमको उसको बचाना है। मतलब कोई साइंटिफिक रीजन समझ में नहीं आया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ओजोन को बचाने का सबसे पहला जो प्रयास है वो कब हुआ था? 1985 में। लेकिन अब जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 85 के जस्ट बाद 87, मतलब 2 साल बाद, और डेट याद रखना 16 सितंबर को कनाडा की एक सिटी है, नाम है मॉन्ट्रियल। इधर एक समिट ऑर्गेनाइज हुई जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही सबसे पहले बताया गया कि जो एक गैस है जिसका नाम है सीएफसी, एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। और इनके कारण, ब्रेक होने के कारण, जो अंटार्कटिका में रहने वाले लोग हैं एस्कीमो, उनमें स्किन कैंसर के मामले आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि सन से, जल्दी से बताओ कौन से रेडिएशन आते हैं? यूवी। यदि ओजोन लेयर क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, तो यूवी रेडिएशन ज्यादा पोटेंसी के साथ आएंगे। कहां पर? जहां पर हम रहते हैं। तो हम रहते हैं मतलब अर्थ पर, और हमारी स्किन से यूवी रेडिएशन टकराएंगे और ओंकोजीन को ट्रिगर कर देंगे हमारी स्किन के। तो मैंने आपको बताया था यदि ओंकोजीन ट्रिगर होंगे तो बताओ कौन सी प्रॉब्लम होगी? स्किन कैंसर। तो ये चीज पूरी दुनिया को यहां बताई गई, और फिर पूरी दुनिया ने, अच्छे से देखो जहां पर एक वर्ड लिखा होगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में सीएफसी भी आता है, हार्मफुल डिप्लीटिंग सब्सटेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ओजोन विनाशक पदार्थ। तो ओजोन विनाशक पदार्थों के बारे में, या ओजोन विनाशक पदार्थों पर बताओ रोक लगाने के बारे में सबसे पहले किस प्रोटोकॉल में बात बोली गई थी? मॉन्ट्रियल में। कब से स्टार्ट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर से। और 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ ओजोन को इन सब्सटेंस से बचाने के लिए, इसलिए 16 सितंबर को ही हम मनाते हैं ओजोन डे या वर्ल्ड ओजोन डे, क्योंकि 16 सितंबर 1983 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पहला दिन था।
इसी पहले दिन में चीजें क्लियर हो गई कि कुछ डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जिनको सीएफसी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं, ये मैक्सिमम था, ये पहला था, और यही ओजोन को हार्म कर रहे हैं। इसलिए इनको जितना जल्दी हो उनको रोकना है, या जितना जल्दी इनके यूजेस को है कम करना है। तो इसलिए 16 सितंबर को ही क्या कंसीडर करने लगे, ओजोन डे। तो बताओ ओजोन को बचाने का पहला प्रयास कब हुआ? 85। कौन सा प्रोटोकॉल? वियना। हिटलर का बर्थ प्लेस वियना। आगे चले कि कुछ बचा इधर? ये कंप्लीट हो गया सबका? हेडिंग डालना सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। इसके बारे में अपन एग्रीकल्चर में ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। सीधे सीधे आप मेरे को मेन चीज बताओ, लड़कों का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता? जेब में धेला नहीं होना फिर भी बातें बड़ी बड़ी करना। लड़कियों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता? सोअप से भी बेहतर है चुगली करना। पेट में कोई बात नहीं पचती, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर, वो पांडवों में सबसे बड़े। तो जिस तरह से आपको ह्यूमन में लेडीज और जेंट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चल गए, इसी तरह से इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है जिसको आप कहते हैं फर्टिलिटी। सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरक क्षमता। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हरित क्रांति में क्या चीज एंटर हुए फर्स्ट टाइम इन इंडिया? और केवल इंडिया में, मतलब जब से इंडिया में खेती की जा रही है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि केमिकल्स की इंडिया में एंट्री हुई वाया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किनको यूज करना स्टार्ट किया? अब 1966 से हमने यूज करना स्टार्ट किया और हमेशा यूज करते आएंगे फिर। तो बताओ कंटिन्यूअस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का इशारा यहां इनकी तरफ है, यूरिया और डीएपी की तरफ। ये एग्रीकल्चर में मैं अच्छे से समझा चुका हूं, बस मुझे जो मेन चीज बतानी थी वो ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया और डीएपी के ज्यादा यूजेस से सॉइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या बोलते हैं इसको? इसमें क्या आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट, और यही सॉइल पोल्यूशन का मेन कारण है। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों का कृषि में प्रयोग। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का मतलब, केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब यूरिया और डीएपी के एक्सेसिव यूज से बताओ क्या ज्यादा निकलता है? जैसे यूरिया के ज्यादा यूज से क्या निकलता है? गलत बता रहे हो भाई, नाइट्रेट। और डीएपी के ज्यादा यूज से क्या निकलता है? फॉस्फेट। और इन्हीं की ज्यादा मात्रा सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है? डिक्रीज। कई बार तो फर्टिलिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि सॉइल बिकम डेजर्ट, मृदा मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, और मृदा का मरुस्थल में तब्दील हो जाना ही कहलाता है सॉइल पोल्यूशन। ये चीज बस। तो अब आप बताओ जल्दी से, सॉइल की फर्टिलिटी को किसने डिक्रीज किया? यूरिया डीएपी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर ने। इसलिए अब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे कि उसका अल्टरनेटिव तलाश लिया है हमने, और उन्हीं को कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। प्री का फिर क्वेश्चन कि सॉइल पोल्यूशन के लिए कौन सी चीज सबसे मददगार या हेल्पफुल हो सकती है? तो सॉइल पोल्यूशन को सॉल्व करना यदि उस प्रॉब्लम को, तो बायो फर्टिलाइजर सबसे बेहतर सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बताया था लास्ट टाइम भी आपको। 2 मिनट जरा रुक जाना, इसको बाद में मेंशन कर लो, पहले इसको देख लो, पूरी कहानी क्लियर हो जाए, फिर इसको आराम से मेंशन करना। ये चीज बताई थी मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ चूंकि एग्रीकल्चर पढ़ा चुका हूं, आपसे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। जल्दी से बता दो, केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं वो कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें कॉमन एग्जांपल बताओ नाइट्रोजन कंटेनिंग में यूरिया,
और फास्फोरस कंटेनिंग में क्या आ जाएगा, सुपर फॉस्फेट, जिसका नाम है डीएपी। अब मेरा क्वेश्चन ये है एकदम सिंपल, हालांकि वो चीज आपको दिख भी रही है, यूरिया को यदि हम खेतों में डालते हैं तो वो कौन सा कंपाउंड अवेलेबल कराता है? पहला क्वेश्चन, यूरिया को खेतों में डालने पर कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट को अवेलेबल कराता है? तो याद रखिएगा, ये नाइट्रेट जो है ये सॉइल को, और जो नाइट्रोजन है ये प्लांट को मिलता है। इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पूछे जाएंगे वो ये। सेम इसी की 2 कॉपी है। डीएपी को खेतों में डालने पर या सॉइल में डालने पर बताओ कौन सा कंपाउंड रिलीज करता है? फॉस्फेट। और फॉस्फेट में से जो प्लांट होता है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? फास्फोरस। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएपी को खेतों में डालने पर कौन सा तत्व पौधों को प्राप्त होता है? फास्फोरस। डीएपी को खेतों में डालने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? इसको जरूर ड्रॉ कर लेना आप लोग, इसको जरूर ड्रॉ कर लेना, मतलब इमेजेस ले लेना या जो भी करना हो। ये समझाई थी ये चीज लास्ट टाइम भी। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ये सिर्फ रखी है आपके लिए, हालांकि आंसर मैंने खुद ही दिए हैं, आप लोग जरा जल्दी से मेरे को एक बात बताना। यूरिया के ज्यादा यूज से नाइट्रेट ज्यादा आएगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। डीएपी के ज्यादा यूज से फॉस्फेट ज्यादा आएगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप बताओ जल्दी से, यूरिया यदि हम यूज ना करें, मतलब ये वाला केमिकल फर्टिलाइजर यदि हम यूज ना करें, तो कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम यूज करें? तो ये चीज आप आराम से लिख लेना कि यूरिया के सब्स्टिट्यूट के रूप में, या यूरिया का ही अल्टरनेटिव है, एक बार फिर से लिख लेना, एजोला प्लस बीजीए, और बीजीए को ही कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। बस इतना सा, यूरिया का ही सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि यूरिया दरअसल में केमिकल फर्टिलाइजर है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक यूरिया के बदले हम एजोला और बीजीए यूज करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के थोड़ा उसमें वो थोड़ा चीजें ऐड करेंगे। धान के खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए, मतलब पैडी फील्ड जो होती है उसके प्रोडक्शन को 5 to 15% इंक्रीज करने के लिए यूरिया के सब्स्टिट्यूट के रूप में किस बायो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं? एजोला प्लस साइनोबैक्टीरिया। धान के खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए, वो भी 5 से 15%, यूरिया के सब्स्टिट्यूट के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला और साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। एजोला क्लास में नहीं थे क्या भाई जब पढ़ाया था? तो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है मैं बताता हूं। जब बायोलॉजी में आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना प्लांट का, तो वहां पढ़ते हो कि एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया, ये थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस, जिनको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं, वो इसके कॉमन एग्जांपल है मॉसिस। और ब्रायोफाइटा के बाद ही आता है टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा की एक कैटेगरी जो वाटर में रहती है, यही है दरअसल में एजोला। मतलब आप अभी ये समझो, यदि आपको नहीं पता है प्लांट किंगडम, तो भाई एजोला एक प्लांट है। लेकिन मेरे हिसाब से आप टेरिडोफाइटिक प्लांट याद रखोगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि टेरिडोफाइटा कैटेगरी का ये प्लांट होता है। हमेशा कहां मिलेगा आपको? मैराइन में। तो जो आप ये देख रहे हो, ये आपको घास जैसा दिख रहा होगा या एल्गी दिख रही होगी, ये एल्गी नहीं, यही है एजोला। ये एजोला है। चलो, जो लोग आए थे जल्दी से बता दो, यदि खेतों में हमको डीएपी नहीं डालना है, तो डीएपी मतलब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है, तो हम क्या चीज डालेंगे? ये होलिका दहन में जलाने के लिए चीजें नहीं रखी हैं। यही तो दरअसल में कौन सी खाद है? वर्मी कंपोस्ट पिट खाद। तो बताओ जल्दी से, वर्मी कंपोस्ट पिट खाद किसकी हेल्प से बनती है?
अरे भाई, वर्मी कंपोस्ट पे खाद बनती है जिसका साइंटिफिक नेम है पैराटिमा पास्थुमा, और पैराटिमा पास्थुमा को कहते हैं अर्थवर्म, और अर्थवर्म को कहते हैं केचुआ। मतलब केचुए के द्वारा ही दरअसल में जो खाद बनती है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टेड मैन्योर। और आईएएस ने क्वेश्चन पूछा था 3 साल पहले कि वर्मी कंपोस्टेड मैन्योर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा होती है। अब समझ लो जरा, बताओ डीएपी को जब आप खेतों में डालते हो तो डीएपी सॉइल को क्या ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराता है, लेकिन डीएपी की ज्यादा मात्रा फॉस्फेट की भी ज्यादा मात्रा रिलीज करेगी, और फॉस्फेट की ज्यादा मात्रा सॉइल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फर्टिलिटी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हम ना तो डीएपी का यूज करते तो उससे निकलने वाला फॉस्फेट भी यूज नहीं होगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी बची रहेगी, इसलिए यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टेड मैन्योर। तो वर्मी कंपोस्टेड मैन्योर को जब हम यूज करते हैं तो इसमें भी ये चीज होती है। लेकिन याद रखना, वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर जो है वो किसकी हेल्प से बनाया है, तो ये जो फॉस्फेट आई, ये फॉस्फेट सॉइल को हार्म नहीं करती। मतलब फॉस्फेट रिच दरअसल में मैन्योर होता है वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर। इसलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएपी का सब्स्टिट्यूट कौन सी चीज है, वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर। क्यों? क्योंकि डीएपी में भी मेन चीज क्या होती है, फॉस्फेट, और वर्मी कंपोस्टिंग में भी मेन चीज क्या होती है, फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आया था कि वर्मी कंपोस्टेड खाद जो है वो समृद्ध होती है। बताओ किस चीज से समृद्ध होगी, फॉस्फेट से या फॉस्फोरस कंटेंट से समृद्ध होगी। बस आज यहीं तक रखते हैं अपन चीजों को।